दोस्तों, मैं फटाफट रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ मार्केट। कल मदर्स डे है तो मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लाने के लिए। और आप तेज़ धूप हो रखी है और कुछ कर नहीं सकते। हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही है, यही वक्त है जाने के लिए। मम्मी अभी घर पर नहीं है, मम्मी बाहर गई हुई है, गाँव गई हुई है, तो कल आएगी मम्मी वापस। तो आज हम लेके आ जाते हैं। मैंने ले लिया है और मैं फेस को कवर करने वाली हूँ इससे। उसके बाद हम निकलते हैं घर से। फेस अच्छे से कवर हो चुका है। और इस गर्मी से बचने का यही उपाय है, अदरवाइज कोई उपाय नहीं। अम्ब्रेला लेके जा सकते हैं, पर बाइक से जा रहे हैं तो अम्ब्रेला काम नहीं आएगा। चलिए चलते हैं। हम निकल चुके हैं घर से माइयों भाई के साथ बाइक। कितनी ज़्यादा तेज है। और वहाँ हाथ में ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं पहन के आई हूँ। धूप का आनंद लेंगे। अभी ये हाथ ऐसे आते वक्त देखना है, इनका कलर चेंज हो जाएगा। तो आज हम मार्केट गए थे तो मार्केट से लेके आए हैं मम्मी के लिए ये वाली राजपूती ड्रेस, जो कल मम्मी को मदर्स डे पर गिफ्ट करेंगे। आई होप मम्मी को कलर डिज़ाइन पसंद आए। मम्मी के लिए एक नेकलेस भी लेके आई थी और वो मुझे अभी मिल नहीं रहा है। शायद उसकी पॉलीथीन इधर उधर रख दी गई है। जब भी वो मिलेगा मैं आपको दिखाती हूँ वो भी। और मार्केट से आने के बाद फिर मुझे लग गई बहुत तेज़ भूख, तो मैंने किया लंच। और लंच में आज बने थे चावल। तो फिर मैंने फटाफट अपना लंच किया और लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया और फिर अपनी पढ़ाई में वापस लग गई। हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये हमारी अव्यवस्थित टेबल है जो कल की ही है। और आज आप लोगों को पता है मार्केट गई थी तो टेबल तक पहुंच ही नहीं पाई आज, और अब आई हूँ टेबल के पास। तो फटाफट अपने टेबल को व्यवस्थित किया और अपनी पढ़ाई को मैंने सुचारू रूप से शुरू किया। और साइकोलॉजी के अंदर अब हमारे बहुत ही कम टॉपिक बचे हैं। या आप लोग देख सकते हैं कि 16 नंबर अध्याय में पढ़ रही हूँ और 22 पूरे कंप्लीट अध्याय हैं। तो जल्दी हम साइकोलॉजी को पूरा कर लेंगे और उसके बाद में इसमें और डिटेल से पढ़ेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे और करेंगे अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। मैंने डाटा ज़रूर चेक किया कि सीटेट के फॉर्म कितने फिल होते हैं और बच्चे कितने एग्ज़ाम देते हैं, फिर पास कितने होते हैं। पर मैं इसे डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होने वाली हूँ। चाहे बच्चे कितने ही एग्ज़ाम दे और चाहे उसमें से कितने कम प्रतिशत ही बच्चे पास हो पाए, पर मैं इसे डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होने वाली हूँ। जब मैंने पहले दिया था बिना पढ़े दिया था, मुझे उस वक्त नहीं तो इसके सिलेबस का कुछ पता था, मैं रीड का ही पढ़ रही थी और उससे ही मैंने पेपर दिया। तब भी मेरे 82 मार्क्स आए थे। और अब तो चलो हम सिलेबस से वाकिफ़ हो गई हूँ मैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, ओल्ड पेपर्स को देख रहे हैं। तो आई होप हम अच्छा ही स्कोर करेंगे। और मैं अच्छा सिर्फ क्वालिफाई करना नहीं चाहती हूँ, मैं अच्छा स्कोर ही लाना चाहती हूँ, ताकि हमको से ये कह सके कि हम जो मेहनत करते हैं उसका फल हमें मिलता ही है। तो उस तरीके से मैं अच्छे से इसको पढ़ने वाली हूँ। मेरी ये ओल्ड बुक का थोड़ा सा डाउट है मुझे, एंड कुछ मैटर पर हो सकता है बुक में अच्छा हो तरीके से दे रखा हो नहीं दे रखा हो। मैं जल्द ही बुक शॉप पे जाऊँगी और वहाँ पर अदर्स जो बुक हैं उनको भी थोड़ा एनालिसिस करूँगी और ओल्ड पेपर लेके आने वाली हूँ। तो आप लोग मुझे बताना कि ओल्ड पेपर जो PYQ लेके आऊँ मैं, वो कौन से पब्लिकेशन के या कौन से टीचर के लेके आऊँ। तो उसके बारे में अगर जिन्होंने भी एग्ज़ाम पहले दे दिया है सीटेट का, जिनका क्वालिफाई है, या जिन्होंने पहले भी कोई PYQ लेके आए हैं वो, तो वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि कौन से टीचर की PYQ लेके आना सबसे सही रहेगा।
और कौन सा है जिसमें अच्छे से मतलब समझा भी रखा हो और क्वेश्चन के साथ में उसकी डिटेल भी दे रखी हो, कुछ इस प्रकार से मिल जाए तो अच्छा है। और उसके बाद में दीदी ने बनाई थी ये चिप्स, तो फिर थोड़ा मैं ये भी लेके आ गई पढ़ते पढ़ते, चलो इसे भी खाएंगे। अध्याय 16 बच्चों में सोचना एवं सीखना। बच्चे कैसे सोचते हैं, पहले उसके बारे में बताया गया है इस पैराग्राफ में। फिर आता है बालकों में सोचने की प्रक्रिया। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना। सेकंड पॉइंट इसमें है कल्पना के आधार पर सोचना। एंड थर्ड पॉइंट दे रखा है प्रत्ययों के आधार पर सोचना। फोर्थ पॉइंट है तर्क के आधार पर सोचना। एंड फिफ्थ पॉइंट दे रखा है तर्कना के आधार पर सोचना। एंड निगमनात्मक तर्कना या फिर आगमनात्मक तर्कना। फिर 6 पॉइंट दे रखा है अनुभव के आधार पर सोचना। और 7th पॉइंट है रुचि और जिज्ञासा के आधार पर सोचना। 8 पॉइंट है अनुकरण के आधार पर सोचना। एंड ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर आगे दे रखा है बच्चों में सोचने की योग्यता को बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम। हमें क्या क्या कदम बढ़ाने चाहिए ताकि बच्चे की सोचने की योग्यता है वो बढ़ सके। फिर बच्चे कैसे सीखते हैं उसके बारे में बता रखा है। 1-2 परिभाषाएं दे रखी है, जैसे गेट्स की, पिल की, क्रो एंड क्रो की ये परिभाषाएं हैं वो दे रखी है। उसके बाद में ये कुछ पॉइंट है सीखने के बारे में, बच्चे कैसे सीखते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं। उसके बाद में बच्चों में सीखने के नियम और सिद्धांत, जिसमें थांडाई के सिद्धांत आते हैं, तत्परता का सिद्धांत दे रखा है 1। सेकंड में दे रखा है अभ्यास का सिद्धांत। एंड थर्ड पॉइंट दे रखा है प्रभाव व संतोष का सिद्धांत। एंड फोर्थ पॉइंट है सीखने का प्रबलन सिद्धांत। जो फोर्थ पॉइंट है ये है स्किनर का CL हल का सिद्धांत दे रखा है। फिर आता है बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं, तो उसके बारे में फर्स्ट पॉइंट दे रखा है विद्यालय का परिवेश सही नहीं होना, पारिवारिक जो माहौल है वो इफेक्ट करता है बच्चों को। थर्ड पॉइंट में दे रखा है अभ्यास का अभाव होना, रुचि एवं जिज्ञासा की कमी होना। फिफ्थ पॉइंट दे रखा है स्वास्थ्य। 6th पॉइंट दे रखा है कक्षा वर्ग का वातावरण। 7th पॉइंट है शिक्षण विधियाँ एवं युक्तियाँ। और 8 पॉइंट है प्रेरणा एवं मार्गदर्शन का अभाव। एंड 9 पॉइंट है पढ़ाई के दौरान विद्यालय से भाग जाना। एंड उसके बाद में है बालकों को असफल होने से रोकने के लिए सुझाव एवं रणनीति, तो वो बता रखे, जिसमें पहले है माता पिता की भागीदारी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है बालकों में कौशल का विकास। थर्ड पॉइंट है उच्च अभिप्रेरणा स्तर। और इस तरीके से हमारा आज का ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। कल हम पढ़ेंगे 17 नंबर चैप्टर, और इसमें टोटल जो है 22 चैप्टर है, यानी कि 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 6 चैप्टर और है जो हमारी साइकोलॉजी में इन अभी हमें कंप्लीट करने आगे। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं हिंदी, और हिंदी के हमारे अगले 2 गद्यांश उनको पढ़ते हैं। और साइकोलॉजी के बाद में हमारी बारी आती है हिंदी सब्जेक्ट की। तो हिंदी सब्जेक्ट के अंदर आज हमारे वापस गद्यांश शुरू हो रहे हैं, और अब जो गद्यांश मैं पढ़ रही हूँ ये है ओल्ड प्रीवियस ईयर वाले गद्यांश जो आए हुए हैं। कोई 2012 में आया हुआ है, कोई 2016 में आए हुए, ऐसे पुराने जो गद्यांश हैं वो दे रखे हैं इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया था कुछ बहुत ही अच्छी लाइन्स थे जिनको मैंने हाईलाइट किया था, जो मेरी पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड थी, तो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। मतलब इसको मैं सेव करके रखूँगी अपने पास में। और हिंदी पढ़ने के बाद में अच्छा लगता है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के बाद में मज़ा आता है, मतलब बिल्कुल भी बर्डन नहीं होता, कुछ भी नहीं, एकदम मस्त महसूस होता है हिंदी पढ़ने के बाद में। तो मैं चाहती हूँ अदर सब्जेक्ट भी हमारे ऐसे ही हो, जिनको पढ़ने के बाद में हमें एकदम मज़ा आए, ऐसे बिल्कुल भी बोझ ना रहे, या कोई टॉपिक हो या कोई भी मैटर हो या कोई भी लाइन हो जो हमारे दिमाग में ये भगवान ये समझ में नहीं आ रही है क्या लिखा हुआ था, ऐसा ना हो। तो हम हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से उनके मैटर को समझकर क्लियर करने की कोशिश करें। आज हिंदी में हमने गद्यांश पढ़ा है जो पीछे के पेपर में आया हुआ है, और ये आया हुआ है CTET 2011 के अंदर जो जून में हुआ था, उसमें ये आया हुआ है। और उसके बाद में हमने गद्यांश पढ़ा 22, और ये वाला गद्यांश आया हुआ है 2012 के अंदर जनवरी वाला। तो हमने दोनों पढ़ लिए, और अब हम क्लास देखेंगे ऑनलाइन। और हिंदी के गद्यांश पढ़ने के बाद में मैंने 2 गद्यांश पढ़े, उन दोनों को कंप्लीट करने के बाद में मैंने यूट्यूब पे सचिन सर की क्लास लगाई थी हिंदी की, उन्होंने ये 1 महीने पहले की क्लास है, उन्होंने शायद 1 महीने पहले से क्लास लेना शुरू कर दी होगी। और यहाँ मैं जो पढ़ रही थी वो हिंदी की क्लास थी उनकी, जो कि 1.5 घंटे की थी लगभग। तो मैंने ये 30 क्वेश्चन थे इसके अंदर, तो मैंने ये सारे 30 क्वेश्चन अच्छे से सुने हैं, समझे हैं,
और अच्छा भी लगा। हम क्वेश्चंस देखते रहते हैं और अपने मैटर को चेक करते हैं ना वापस। जैसे मैंने फर्स्ट जो लेसन के क्वेश्चन आए थे, फिर मैंने वापस चेक किया क्या दे रखा है अधिगम और भाषा अर्जन का, क्या पॉइंट आ रहे हैं, क्वेश्चन में क्या आ रहे हैं सर के, और ऑप्शंस में क्या आ रहे हैं, और हमारी बुक में क्या दे रखा है, किस प्रकार से, मतलब ट्यूशन में लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर देते हैं, शब्द चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, तो वो थोड़ा कठिन शब्दों का यूज करते हैं, तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है फिर क्वेश्चन को समझने में। इस तरीके से मैंने उसको चेक किया, पर हो जाएगा, बहुत टाइम है अभी, बहुत टाइम। रियल में 2 महीने काफ़ी होते हैं सीटेट के लिए, मैं तो ये मानती हूँ। जो लोग बोलते हैं भाई हफ्ते में हो जाए, 15 दिन में तो नहीं होता, पर 2 महीने बहुत है, बहुत है। अगर तुम अच्छे से इसको करो ना तो 2 महीने बहुत है, बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है 2 महीने। जितना मैंने अभी तक, मेरे को पढ़ते हुए 10 ही दिन हुए हैं, पर 10 दिन के अंदर मैंने इतना जान लिया है कि इसका सिलेबस सब कुछ ना, मतलब आप आराम से कर सकते हो इसको, कोई फ़िक्र कोई डरने की बात नहीं। और जिन बच्चों का भी लग रहा है कि मेरे भाई एग्ज़ाम चल रहे हैं, मान लो किसी के बीएड के, किसी के बीएचटीसी के, किसी के मतलब कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम अगर वो कर रहा है और वो सोच रहा है कि यार मुझसे टेट इस बार नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, आप आगे दे लेना। इस साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, तो हम इस तरीके से अपने माइंड को सेट कर सकते हैं कि अभी भी अगर आप मान लो कि ये नहीं देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप दिसंबर वाला देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो आप अभी से उसको इतना थोड़ा वक्त दे सकते हैं कि आपको एक सब्जेक्ट उठा लीजिए एक दिन में और सिर्फ उसको 30 मिनट दे दीजिए। आधा घंटा भी अगर आप एक सब्जेक्ट को देते हैं तो आगे आने वाले एग्ज़ाम तक आपको मतलब पूरा दिन देने की ज़रूरत ही नहीं है। हर सब्जेक्ट को आधा घंटा भी आप दोगे तो 1 महीने में एक सब्जेक्ट कर लोगे। 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, 5 महीने में आराम से हो जाएंगे। मैंने सिलेबस इस बार ही सीटेट का अच्छे से देखा है और हो जाता है आराम से। और सर सचिन सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, रियल में मुझे भी अच्छा लगी इनकी क्लासें। और वही है कि आप एक टीचर को पकड़ लोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे, और आप अदर टीचर्स की देखने लगोगे तो फिर वही आप भटकते रह जाओगे। और आप लोगों को पता ही है हमारा पर्यावरण अध्ययन खत्म हो चुका है, इसके सारे चैप्टर हो चुके हैं। तो आज मैंने वापस शुरू से पहला चैप्टर लिया है परिवार और मित्र, और फिर मैंने इसकी थ्योरी है पहले वो पढ़ी अच्छे से। फिर थ्योरी के अंदर जो मेन चीज़ें है, मतलब थ्योरी तो बहुत ज़्यादा दे रखी है, पर जो मेन चीज़ें वो क्या है, फिर मैंने पूरी अपनी इस स्लेट पर अपनी जो मेन चीज़ें हैं उनको नोट डाउन किया है ताकि मुझे भी समझ में आए। और हमें अगर हम शॉर्ट रूप में किसी भी चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, हमारे दिमाग में आ जाता है, तो वो चीज़ ईजी भी हो जाती है और हमारे मन में सेट भी हो जाती है कि ये दे रखा है इसके बाद ये। और जिस प्रकार जिससे मैं अभी पढ़ रही हूँ लगातार चीज़ों को, तो इस प्रकार से पढ़ने से माइंड में आपका मैटर का सार समझ में आ जाएगा। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पॉइंट टू पॉइंट याद रहना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए मैंने इसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि इसमें भी चैप्टर कम है और फटाफट हो जाएगा जल्दी जल्दी अगर हम करेंगे तो मैंने उसको अच्छे से शॉर्ट रूप में पर बेहतर तरीके से लिख कर याद करने की कोशिश की है। और ये भी कोशिश की है ये चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि ये मैंने किस प्रकार से किया है, तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों को ये कैसा लगा, ठीक है। और मेरी बुक में इतना ही था, और अगर आपकी बुक में भी इससे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो वो भी ज़रूर मुझे बताना और शेयर करना मेरे साथ भी, ताकि मुझे भी पता चले कि और क्या एक्स्ट्रा मैटर है इसके अंदर। और मैंने क्वेश्चन देखे थे, मेरे वाले में क्वेश्चन भी कम है, ज़्यादा नहीं दे रखे, चैप्टर के बहुत कम क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसीलिए इसके भी और क्वेश्चन देखेंगे। पर ये टॉपिक, इसमें 2 टॉपिक दे रखे हैं, परिवार और मित्र, जिसमें से मैंने आज परिवार को ही लिया है, और कल इसका मित्र वाला टॉपिक है वो अगला करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और हो जाएगा फिर ये हमारा कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर। और फिर हम चलेंगे सेकंड चैप्टर की ओर। और इसमें इतना ही दे रखा है, आगे इसमें कोई मैटर नहीं दे रखा है, यही सार है पूरा टोटल। तो हमारा जो ईवीएस का पहला टॉपिक है फैमिली और फ्रेंड्स, उसके अंदर मैंने सिर्फ फैमिली जो टॉपिक है उसी का ही, जो भी मेरी बुक के अंदर मैटर दे रखा है उसको मैंने एक साथ एक जगह पर नोट डाउन करने की कोशिश की है। और सबसे पहले उसमें दे रखा है फैमिली वर्ड, और इस फैमिली शब्द का अर्थ होता है फैमुलस इंग्लिश के अंदर, और जिसका हिंदी रूप निकल के आता है एक समूह है जिसमें माता पिता और बच्चे रहते हैं, एक समूह है जिसमें माता पिता और बच्चे रहते हैं, ठीक है। और फैमिली के वर्क, फैमिली के क्या क्या कार्य, इसको 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है इस कार्य को, और ये अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग टाइप बताए गए हैं। तो सबसे पहले जो फैमिली का कार्य है तो उसमें आता है आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य क्या है, मतलब परिवार के अंदर सबसे ज़रूरी काम जो हम सबसे पहले करते हैं और जो
बहुत कम ज़रूरी होता है, उसको हम सबसे लास्ट में करते हैं। तो सबसे पहले अनावश्यक काम कौन सा हो गया, एंटरटेनमेंट। हमारा जो एंटरटेनमेंट होता है, हम भी ये मान लो कि अगर पढ़ाई करते हैं तो हम सबसे पहले एंटरटेनमेंट थोड़ी ना करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद में जब हम अपनी पढ़ाई से बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, तब हम अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। तो वो हमारा अनावश्यक कार्य है, ज़रूरी नहीं है उसे करना, ज़रूरी क्या है, हमारा पढ़ाई करना, ठीक है। तो उसी प्रकार फैमिली का सबसे ज़रूरी कार्य क्या है, आवश्यक कार्य, घर के कार्य, जिसमें उसके आर्थिक कार्य आते हैं, शैक्षिक कार्य आते हैं, शैक्षणिक कार्य आते हैं, लैंगिक कार्य आते हैं और प्रजनन संबंधी कार्य आते हैं। मतलब रुपए पे धन कमाने से रिलेटेड हो गया शैक्षिक, यानी एजुकेशन देना अपने बच्चों को, खुद एजुकेट होना, उससे आ गया लैंगिक कार्य, आ गया प्रजनन संबंधी कार्य आ गया। और ये आवश्यक और अनावश्यक कार्य की परिभाषा किसने दी है, ये मैकाइवर के द्वारा दी गई है, ठीक है, मैकाइवर ने बताया। उसके बाद में आता है 6 प्रकार बताए हैं कि कार्य 6 प्रकार के कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आर्थिक कार्य, धन से रिलेटेड, प्रक्रियात्मक कार्य, रक्षात्मक कार्य, आनंदपद, धार्मिक और शैक्षणिक। तो आप ये याद कर लीजिए कि 6 प्रकार किसने बताए हैं, तो वो 6 प्रकार बताए हैं ओगबर्न और निमकोफ, ओगबर्न और निमकोफ, ठीक है। इससे पहले हमने मैकाइवर का पढ़ा है, जिन्होंने 2 प्रकार से बताए हैं, आवश्यक और अनावश्यक। अनावश्यक में एंटरटेनमेंट आता है, आवश्यक में आर्थिक, शैक्षणिक, लैंगिक और प्रजनन संबंधी आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से 6 प्रकार इन्होंने बताए हैं, ओगबर्न और निमकोफ ने 6 प्रकार बताए हैं, आर्थिक, प्रक्रियात्मक, रक्षात्मक, आनंदपद, धार्मिक आ जाएगा इसमें, शैक्षणिक आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए अब मैकाइवर और जो इसने दिया, इनमें से इनके आर्थिक मैच हो रहे हैं, शैक्षणिक मैच हो रहे हैं, 2 है जो मैच हो रहे हैं, ठीक है। और फिर आता है 4 प्रकार बताए हैं, वो किसने बताए हैं, एक ये 4 प्रकार बताए गए हैं, ये किसने बताया, तो मैंने नोट डाउन करना भूल गई। ये बताए हैं लुडबर्ग, ये बताए हैं लुडबर्ग ने, लुडबर्ग। श्रमिकों का, इसमें है श्रमिकों का संयोग, विभाजन, बच्चों की देखभाल, उनका शिक्षण, यौन व्यवहार, प्रजनन, लुडबर्ग, ये लुडबर्ग ने बताया, ठीक है। तो प्रजनन संबंधी आ जाएगा इसके अंदर, यौन व्यवहार आ जाएगा इसके अंदर, बच्चों की देखभाल हो गया, विभाजन हो गया, श्रमिकों का संयोग हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसकी विशेषताएं क्या क्या है, फैमिली है उसकी विशेषताएं क्या है, तो वंशानुगत संबंध होता है, परिवार होता है, उसके अंदर जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग साथ में रहते हैं, तो वंशानुगत संबंध हो गया, पिछली पीढ़ी का आने वाली पीढ़ी से संबंध, आने वाली पीढ़ी का पिछली पीढ़ी से संबंध है, तो वंशानुगत संबंध हो गया उनके बीच में। फिर सामाजिक संस्था हो गई, परिवार हमारा एक सामाजिक संस्था के रूप में आता है। और आर्थिक व्यवस्था हो गई, परिवार के अंदर सब लोग यही करते हैं, धन इकट्ठा करना, धन कमाना, ठीक है, तो वो आर्थिक व्यवस्था हो गई। वैवाहिक अनिवार्यता हो गई, परिवार में अगर फैमिली है तो शादी अनिवार्य है, सभी को शादी करनी है कोई अगर ये बोल दे मुझे शादी नहीं करनी है, तो आप लोग देखना फिर क्या हंगामा होता है उस घर में। तो इसीलिए वैवाहिक अनिवार्यता होती है परिवार में कि हर लड़का हर लड़की की शादी होगी, ठीक है। बहुत कम तास में होता है जो नहीं करते हैं और जो कि घर वाले भी मान जाते हैं, अदरवाइज ये अनिवार्य होता है जो शादी तो करनी है। फिर आता है सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई होती है, तो इसकी विशेषता कितनी होगी, 5 विशेषता दे रखी है इसकी, वंशानुगत संबंध, सामाजिक संस्था, ये आर्थिक व्यवस्था, वैवाहिक अनिवार्यता, सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई। फिर वर्गीकरण की बात करते हैं, तो जो परिवार है हमारा, इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो संयुक्त परिवार और एकल परिवार। और संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बारे में आप जानते हैं कि एकल परिवार वो होता है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे एक साथ में रहते हैं, वो हमारा एकल परिवार हो गया। संयुक्त परिवार वो होता है जिसमें माता पिता बच्चों के साथ में उनके चाचा चाची, ताऊ, बुआ, दादा दादी और हो सकता है उनके परदादा वगैरह सब कुछ साथ में रहते हैं, तो उनको संयुक्त परिवार कहते हैं। फिर अन्य की बात करते हैं, परिवार की अन्य विशेषताएं भी और है, तो उसमें आ गया मातृस्थान परिवार आ गया, जिसमें स्त्रियों के घर जाकर पुरुष रहते हैं शादी के बाद। हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक चलता है, जिसमें पिता के घर मतलब शादी के बाद जो जेंट्स होते हैं उनकी फैमिली में आकर फीमेल्स रहती है, और इसके मातृसत्तात्मक में होता है माता के घर चले जाते हैं। वैवाहिक परिवार हो गया, जिसमें विवाह के जरिए ही परिवार को, ये वैवाहिक परिवार हो गया, तो ये एकल परिवार में आता है, ठीक है। वैवाहिक परिवार हो गया, शादी के बाद वो अलग हो जाता है जो परिवार, उसको वैवाहिक परिवार बोलते हैं। समरक्त संबंधी परिवार मतलब वह परिवार जिसमें समान रक्त समूह के लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं समरक्त संबंधी परिवार। ये संयुक्त परिवार का ही एक रूप हो गया। समरक्त मतलब एक ही खून के, जैसे कि चाचा चाची,
फिर पापा रहते हैं, फिर चाचा हो गए, तब हो गए, तो उनका तो समरक्त हो गया ना, एक ही रक्त के हो गए वो। तो इस तरीके से उसको ये संयुक्त परिवार का ही एक ग्रुप है। अभिविन्यास परिवार भी इसको कहा जाता है। सेकंड नेम इसका मतलब अभिविन्यास आता है। तो एग्जाम में अगर समरक्त ना दे रखे और अभिविन्यास दे दे तो आपको समझ जाना है कि समरक्त संबंधी परिवार के बारे में ही पूछा गया है। ठीक है, तो ये आज मैंने सोचा बीच में से कोई टॉपिक को क्यों उठाया जाए, हम शुरू से उठाते हैं, तो मैंने आज इसको पढ़ा है और इतना हम याद कर लेंगे। उसके बाद में कल हम जो ये मित्र दे रखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। मित्र टॉपिक है ना, हमारा परिवार और मित्र। इसमें जो मित्र दे रखा है ये भी देखो छोटा सा है, तो थोड़ा सा इसको फिनिश कर लेंगे। और फिर हमारे पास में इस बुक के अकॉर्डिंग मेरे पास 20 क्वेश्चन है जिसको भी हम सोल्व करेंगे अच्छे से। और परिवार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम अगर आज ही देख लें तो ही बेहतर है। चलो आज परिवार से रिलेटेड हमने जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन में देखिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है परिवार क्या है, तो हमने परिभाषा में क्या पढ़ा है, परिवार यानी फैमिली, फैमिली यानी फेमुलस, यानी क्या निकल के आता है, एक समूह है। सामाजिक संस्था होगी परिवार हमारा। परिवार की विशेषता के अंदर इसमें क्या बता रखा है, सामाजिक संस्था। देखो परिवार क्या है, एक समूह है। एक समूह तो है ही परिवार, पर परिवार शब्द का अर्थ है वो एक समूह है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये दिया होता कि परिवार शब्द का अर्थ क्या है तो हम इसे ये बोलते कि एक समूह है, तो हमारा आंसर ये हो जाता है। बट इसने पूछा है परिवार क्या है, तो परिवार एक सामाजिक संस्था है, तो इसका उत्तर हो जाएगा थर्ड। देखो इसमें जो मैंने विशेषताएं बताई थी उसके अंदर आप लोगों को बताया हुआ थे परिवार विशेषताएं कि परिवार क्या है, एक सामाजिक संस्था है, परिवार में वंशानुगत संबंध होता है, इसलिए परिवार क्या है, सामाजिक संस्था। दूसरा, समाजशास्त्रियों के अनुसार प्रेम परिवार क्या है, समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में क्या क्या आता है, पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है, माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है, माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है। तो फर्स्टली मैं बता दूं कि परिवार उसी को ही माना जाएगा इसमें पति पत्नी के साथ में बच्चे हो। अगर बच्चे नहीं हो और सिर्फ पति पत्नी रह रहे तो उसको परिवार नहीं कहा जाएगा। ठीक है, बच्चे इंक्लूड होना जरूरी है इसके अंदर। इसमें देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा गया है। तो सामाजिक जो जीवन होगा हमारा, सामाजिक जीवन के अंदर प्रारंभिक पाठशाला कौन सी होगी, परिवार ही होगा इसके अंदर। ठीक है, फिर आता है किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में वर्गीकृत किया है। जो हमने अभी पढ़ा था कि किसने परिवार के आवश्यक और आवश्यक रूप में किसने बांटा है, मैकाइवर ने बांटा है। अनावश्यक में मनोरंजन आता है और आवश्यक में क्या आ जाएगा, आर्थिक कार्य आ जाएगा, शैक्षणिक आ जाएगा, लैंगिक आ जाएगा और प्रजनन संबंधी 4 कार्य मैकाइवर ने बताया। परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या है, तो ये सभी आ जाएंगे इसके अंदर। पालन पोषण करना आ जाएगा, भोजन, सारी ये सभी हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। पालन पोषण हो गया, भोजन हो गया, शारीरिक सुरक्षा हो गई। परिवार की सामान्य विशेषता क्या होते हैं, विवाह संबंध होते हैं, सामान्य निवास होता है, वंशवाद होता है। तो इसमें सभी से यही है, परिवार सामान्य विशेषता यही है कि एक विवाह संबंध होना चाहिए, तो ही वो सामान्य निवास होना चाहिए कि जगह पर उनका रहना होना चाहिए, वंशवाद होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है, तो संयुक्त परिवार का गुण कौन सा नहीं है, आलस्य का अभाव, कृषि व्यवस्था। अब देखो इसमें है ना संयुक्त परिवार और ये एकल परिवार है। इसमें ये जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, पर इस क्वेश्चन से आपको एक चीज़ और बताती हूँ मैं। देखो इसमें ये चीज़ें थोड़ा सा और अगर हम इसको मेंशन करें तो अच्छा रहेगा। एक मिनट मैं हाईलाइट कर लेती हूँ कि एकल परिवार में इसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे थे, ये हमें पता है कि एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है। पर इसके अंदर कुछ और जो चीज़ें दे रखी है ना वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि संयुक्त परिवार में क्या आएगा, आदर्श नागरिक के गुणों का विकास होता है, सामाजिक सुरक्षा की भावना का विकास होता है। जो संयुक्त परिवार होगा हमारा, उसके अंदर आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास होगा और सामाजिक सुरक्षा की भावना, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द होंगे तो हमें सामाजिक सुरक्षा होगी, भी हमें तो यहाँ कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचा सकता। और श्रम विभाजन की, बहुत सारे लोग होंगे तो अपने कार्यों को बांट लेंगे तो वो करने से सुविधा होती है। श्रम विभाजन की व्यापक व्यवस्था होगी। आलस्य का अभाव होता है। ठीक है, आलस्य का क्या होगा, अभाव होगा। ये नहीं कि संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं तो वो करेंगे और हम आराम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आलस्य का अभाव होगा क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, बच्चे भी होंगे बहुत सारे, तो बच्चे तो होंगे वो बच्चों के साथ में खेलते रहेंगे, बड़े होंगे वो बड़ों के साथ में काम करते रहेंगे, तो उनमें किसी प्रकार का कोई आलस्य नहीं आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये इसमें 4 पॉइंट हो गए जो आपको याद बने हैं, मुझे याद नहीं है, हम याद करेंगे इसको। ठीक है, और ऐसे परिवार में कुरीतियाँ, आलस्य का अभाव होता है। देखो आलस्य का अभाव यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है, यहाँ पे कुरीतियाँ भी दे रखी है साथ में, कुरीतियाँ और आलस्य का अभाव होता है। ठीक है, और व्यक्तित्व का विकास होता है इसके अंदर, और
कलह की संभावना नहीं रहती। ठीक है, ये 3 पॉइंट है इसके, जो हम देखते हैं वापस कि एकल परिवार में क्या होता है, कुरीतियाँ एवं आलस्य का क्या होता है, अभाव होता है। आलस्य का अभाव हो जाएगा इसमें, और व्यक्तित्व का विकास होता है। इसमें व्यक्ति अकेला होता है और वो खुद पर काम करता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ, उसकी एक्टिविटी अपने आप पर होती है, तो व्यक्तित्व का उसका विकास होता है। ठीक है, और इसके अंदर आदर्श नागरिकों गुणों विकास होता है, क्योंकि बहुत सारे वो लोग रहते हैं, मतलब चाचा तावा का, उन सबको देखते हैं, उनके गुणों को वो ग्रहण करता है, तो इसीलिए वो आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास होता है। जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं उनको वो ले लेता है। फिर कलह की संभावना नहीं रहती, तो लोग ही नहीं होंगे तो लड़ाई किससे होगी, तो ये तो पॉइंट आप याद करें तो ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है। पर कुरीतियों एवं आलस्य का अभाव होता है, कुरीतियों का अभाव होगा, ये भी आपको वहाँ पता चल जाएगा, क्योंकि कोई बड़ा बुजुर्ग होगा नहीं बताने के लिए ऐसे करो, ये होगा, ये होता था, वो होता था, तो कुरीतियाँ वैसे नहीं रहेगी। और व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, तो आप सबसे मैंने यही याद रखना कि एकल परिवार में व्यक्तित्व का विकास होता है। एंड जो सेकंड पॉइंट है संयुक्त परिवार हमारा, उसके अंदर आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास होता है। ठीक है, आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास होगा, बहुत सारे लोगों के साथ में रहेगा, सामाजिक सुरक्षा होगी, बहुत सारे लोग इसके इर्द गिर्द रहेंगे तो सामाजिक सुरक्षा महसूस होगी उसे। श्रम का विभाजन होगा वह व्यापक, ये भी आपको पता है, बहुत सारे लोग होंगे तो अपने अपने काम को बांट लेंगे और कर लेंगे, आलस्य का भाव रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इसमें क्वेश्चन ये दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। आलस्य का अभाव संयुक्त परिवार का गुण है, आलस्य नहीं रहेगा संयुक्त परिवार के अंदर, तो ये देखो गुण नहीं है, ये गुण नहीं है आलस्य का अभाव, ये पता नहीं मैंने हाईलाइट कर रखा है क्वेश्चन को। और इसमें ये कहता है आलस्य का अभाव रहता है, आलस्य होना अच्छी बात हो रही है, शायद मेरे हिसाब से ये मिस प्रिंट होता है, इसमें ये पूछा होगा। अब इसमें दोनों है, अब इसमें देखो इसमें भी आलस्य का भाव आ गया रहता है और इसमें भी आलस्य का भाव रहता है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को हम या तो यूट्यूब से देख के मैं इसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। कहाँ गया देना, ओके, हाँ ये वाला है ना, इसको या तो हम सर की या मैम की कोई भी क्लास लेंगे तो उसमें अगर ये चीज़ आएगी तो उसको क्लियर करेंगे, यूट्यूब पे कोई क्लास देख के क्लियर करेंगे। ठीक है, ये चलो छोड़ देते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे डाउट लगा के छोड़ देते हैं। एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है, महंगाई, जनसंख्या, कलह की संभावना में कमी। मेरे हिसाब से उपयुक्त सभी ही इसका आंसर होगा। भारतीय परिवार का स्वरूप कैसा है, तो हमारा जो भारतीय परिवार है आप लोगों को पता ही है, वो पितृसत्तात्मक परिवार है। शादी के बाद लड़की लड़के के घर जाकर रहती है तो पितृसत्तात्मक है। ठीक है, परिवार। और मातृसत्तात्मक में माता के जो लड़की पक्ष होते हैं वहाँ पर जाकर वर पक्ष वर है वो रहता है, तो वो मातृसत्तात्मक हो गया। एंड उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है। समरक्त, एक ही, मैंने बोला था ना समरक्त, जिसमें एक ही खून वाले लोग रहते हैं। ठीक है, रक्त जिसमें एक ही हो, जैसे पापा का सेम रक्त किस में पाएंगे, ताऊ जी में, और उनका सेम, दोनों का सेम रक्त होगा चाचा में, तो वो संयुक्त परिवार हो जाएगा एक तरीके से, तो इसके अंदर संयुक्त परिवार आंसर होगा। ठीक है, फिर आता है किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। अब देखो स्त्री के परिवार के साथ में निवास कर रहा है, यानी स्त्री के यहाँ जाके रह रहा है, तो वो मातृसत्तात्मक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार कहते हैं। अब अभिविन्यास परिवार मैंने बताया था आपको कि अभिविन्यास परिवार दूसरा शब्द है कौन से परिवार का, समरक्त परिवार का, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार से संबंधित है, तो संयुक्त परिवार ही होगा। समरक्त समान रक्त के लोग एक साथ में रहेंगे, तो इसमें ऑप्शन सेकंड हो जाएगा हमारा संयुक्त। बालकों का सामाजिकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है, तो सामाजिकरण सर्वप्रथम यानी वो पैदा होता है तब से, तो वो सर्वप्रथम किससे होगा, परिवार से ही होगा, उसका परिवार के द्वारा। और यहाँ से मित्रता के क्वेश्चन शुरू होते हैं जिनको हम आगे करेंगे। एक समरक्त का और क्वेश्चन दे रखा है कि समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है। समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है, तो रक्त ही होगा इसमें। ठीक है, और फिर चली गई लाइट, 2016 के अंदर मौसम खराब होने की वजह से लाइट जा चुकी थी, तो मैं चली गई छत में। एक ही पर्सन दे रखा है इसमें, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये कथन सही है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये कथन सत्य ही है, माता पिता और बच्चे होंगे तो वही तो एक समूह कहलाएगा, उसे ही तो हम परिवार कहेंगे, फैमिली कहेंगे। फैमिली शब्द का अर्थ ही यही निकल के आता है, तो इसमें ऑप्शन 3 नंबर वाला सी हो जाएगा। ठीक है।